इतिहास अक्सर सिर्फ तारीखों और संधियों के उबाऊ पन्नों में उलझ कर रह जाता है, लेकिन आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक स्लाइड डेक है ना, विशेषकर 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आज हम इस पूरे डेक का, इसकी एक एक तस्वीर और एक एक तथ्य का बिल्कुल बारीकी से वॉइस ओवर और विश्लेषण करने वाले हैं, बिना एक भी स्लाइड छोड़े। सही कहा, क्योंकि ये स्लाइड सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि उस खौफनाक मोड़ की गवाही देते हैं जिसने पूरे देश की सोच को ही बदल कर रख दिया। एकदम। इतिहास को गहराई से समझने की इच्छा रखने वाले श्रोताओं के लिए ये विश्लेषण एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा, जो तथ्यों को बिल्कुल स्पष्टता से सामने रखेगा। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं और इस डेक की बिल्कुल पहली स्लाइड पर सीधा प्रहार करते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं। और इस पहली स्लाइड पर नजर डालते ही जो सबसे पहली चीज हिट करती है वो है इसका शीर्षक। बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। हाँ, स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा है प्रतिरोध और त्रासदी, और इसके ठीक नीचे उपशीर्षक है रॉलेट एक्ट से जलियांवाला बाग तक। साथ ही एक और लाइन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो प्रतिरोध और त्रासदी ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये इस पूरे कालखंड के दो सबसे बड़े छोर हैं। और ये बात इस स्लाइड के विजुअल से भी एकदम साफ झलक रही है। बैकग्राउंड में एक बहुत पुरानी सेपिया टोन वाली तस्वीर है। हाँ, वो जो पुराना हल्का भूरा और पीला सा रंग होता है तस्वीरों का। बिल्कुल वही। और इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मार्च कर रहे हैं। भीड़ के बिल्कुल बीच में एक प्रमुख नेता चल रहे हैं, जिनका पहनावा और चलने का अंदाज एकदम गांधी जी जैसी आकृति का लग रहा है। वो जो सेपिया टोन वाली तस्वीर है ना, वो दरअसल उस प्रतिरोध को दिखा रही है जिसके बारे में शीर्षक बात कर रहा है। लोगों का एक साथ सड़क पर उतरना, कदम से कदम मिलाकर चलना, ये उस समय एक बहुत नई बात थी। और त्रासदी वो कीमत थी जो इस भीड़ को आगे चलकर चुकानी पड़ी। सही कहा आपने। इस तस्वीर में लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी दृढ़ता दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी से डर कर चल रहे हैं। यही तो निर्णायक मोड़ का असली मतलब है। उससे पहले तक जो आज़ादी की लड़ाई थी, वो बड़े बड़े वकीलों और नेताओं के ड्राइंग रूम तक सीमित थी। अर्जियां दी जाती थीं। हाँ, खत लिखे जाते थे। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि अब आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र सब सड़कों पर आ गए थे। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं रह गई थी। और ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ था। इसका जो ट्रिगर पॉइंट था वो हमें इस डेक की अगली स्लाइड में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मैं दूसरी स्लाइड पर आ रही हूँ जी। दूसरी स्लाइड का शीर्षक है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे महज कागज के एक टुकड़े ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया। इस स्लाइड में कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट बताता है कि ये अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर पारित हुआ था। जरा इस सेडिशन कमेटी शब्द पर गौर कीजिए। सेडिशन मतलब राजद्रोह। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। ब्रिटिश सरकार इस बात से डरी हुई थी कि भारतीय लोग अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। इसलिए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट को बुलाया कि भाई कुछ ऐसा कानून बनाओ कि कोई हमारे खिलाफ सिर ही ना उठा सके। और उन्होंने क्या कानून बनाया, ये स्लाइड के दूसरे पॉइंट में है, और ये सबसे चौंकाने वाला है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार मिल गया। बस शक हुआ और सीधा जेल, कोई अदालत नहीं। सोचिए जरा, न्याय प्रणाली का सबसे बुनियादी नियम क्या होता है? यही कि अगर आप पर कोई आरोप है तो आपको अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। आप वकील कर सकते हैं, लेकिन बिना मुकदमा का मतलब था न दलील, न अपील, न वकील। ये सीधे तौर पर तानाशाही थी। शासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन यहाँ तो कानून खुद ही एक अपराध बन गया था। इसीलिए स्लाइड के अगले पॉइंट में लिखा है कि भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। और इस स्लाइड का जो विजुअल है वो इस बात को बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाता है। दाईं तरफ एक ब्रिटिश दस्तावेज की तस्वीर है। देखने में एकदम बोरिंग सा आधिकारिक कागज लग रहा है। हाँ, एकदम नीरस सा। लेकिन उसके ठीक बीचों बीच लाल रंग की एक बहुत बड़ी सी मोहर लगी है, और उस मोहर पर छपा है काला कानून। वो लाल मोहर बहुत ही पावरफुल प्रतीक है। सरकारी कागज का सफेद और काला रंग सत्ता की नीरसता को दिखाता है, लेकिन वो लाल रंग जनता के उबलते हुए गुस्से का प्रतीक है। जब सरकार अंधा कानून थोपती है तो जनता उसे कागज पर ही खारिज कर देती है।
और सिर्फ कागज पर ही खारिज नहीं किया, स्लाइड के आखिरी पॉइंट्स बताते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का निश्चय किया और 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 1919 में जब न इंटरनेट था न फोन थे, तब एक इंसान के कहने पर पूरे देश में हड़ताल हो जाना ये ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। ये 6 अप्रैल की हड़ताल उसी लाल मोहर का जमीनी रूप थी। बिल्कुल, और इस हड़ताल ने सरकार को कितना डरा दिया था, ये हमें तीसरी स्लाइड में देखने को मिलता है। हम तीसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं, जिसका टाइटल है प्रतिरोध का विस्तार और गिरफ्तारी। यहाँ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। पहला पॉइंट कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि घबराई हुई सत्ता हमेशा बेवकूफी भरे फैसले लेती है। वो कैसे? देखिए, पंजाब और दिल्ली उस समय आंदोलन के केंद्र बन रहे थे। सरकार को लगा कि अगर नेतृत्व को जनता से दूर कर दिया जाए तो हालात काबू में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक भौगोलिक बाड़ लगाने की कोशिश की। लेकिन नेतृत्व को दूर करने की ये कोशिश तो दरअसल उल्टी पड़ गई, क्योंकि स्लाइड का दूसरा पॉइंट बताता है कि 9 अप्रैल 1919 को जैसे ही गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और यही वो गलती थी जिसने आग में घी का काम किया। जब आप एक ऐसे नेता को गिरफ्तार करते हैं जिससे पूरा देश अपना मान चुका है, तो आप दरअसल आक्रोश को कुचलते नहीं हैं, बल्कि उसे और भड़का देते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगले ही पॉइंट में लिखा है कि इस गिरफ्तारी से जन आक्रोश इतना भड़क गया कि उन्हें मजबूरन गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा करना पड़ा। दबाव बहुत ज्यादा था। लेकिन स्लाइड का आखिरी पॉइंट साफ करता है कि रिहाई के बाद भी जनता का विरोध कम नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जनता को अब समझ आ गया था कि यह सरकार सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। इस स्लाइड का विजुअल इस माहौल को एकदम सजीव कर देता है। बाईं तरफ भारत का एक नक्शा बना है और उस नक्शे में पंजाब और दिल्ली के हिस्से को गहरे लाल रंग से दर्शाया गया है। वो लाल रंग सिर्फ एक नक्शा नहीं है, वो ब्रिटिश सरकार का डेंजर जोन था। और नक्शे के साथ ही जेल की सलाखों के पीछे विरोध करते लोगों का चित्र भी है। वो जेल में है लेकिन विरोध कर रहे हैं। कमाल का विजुअल है। जेल का काम क्या होता है? इंसान का हौसला तोड़ना। लेकिन सलाखों के पीछे से विरोध करते लोग ये बताते हैं कि अब खौफ खत्म हो चुका था। और इसी खौफ के खत्म होने का सबसे बड़ा खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ा। हम अब चौथी स्लाइड पर आते हैं, जो इस पूरी चर्चा की सबसे गंभीर स्लाइड है। ये 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि तैयार करती है। जी। यहाँ पंजाब के हालात का जिक्र है। पहला पॉइंट कहता है कि पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं हो रही थीं। पंजाब हमेशा से एक बहुत ही मुखर सूबा रहा है। वहां का गुस्सा बाकी देश से भी ज्यादा था। और इसी गुस्से को दबाने के लिए सरकार ने एक और बड़ी गलती की। स्लाइड के दूसरे पॉइंट के अनुसार उन्होंने पंजाब के 2 लोकप्रिय स्थानीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार होते हैं तो एक वैचारिक विरोध होता है, लेकिन जब आपके अपने स्थानीय नेता, जिन्हें आप रोज देखते हैं, उन्हें पुलिस उठा ले जाए तो गुस्सा बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। और स्लाइड का विजुअल भी इन्हीं नेताओं पर केंद्रित है, लेकिन यहाँ उनकी कोई तस्वीर नहीं है। विजुअल में बस 2 नेताओं के सिलुएट यानी काली परछाई जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। इन आकृतियों का काला होना बहुत कुछ कहता है। ये शायद इसलिए है क्योंकि सरकार ने उन्हें गायब कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं, लेकिन वो परछाइयां पूरे पंजाब पर छाई हुई थी। और उसी कमी ने लोगों को इकट्ठा होने पर मजबूर किया। स्लाइड का तीसरा पॉइंट कहता है कि इन गिरफ्तारियों के कड़े विरोध का निर्णय लिया गया, जिसके नतीजे में, जैसा कि चौथे पॉइंट में है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। विजुअल में उन दोनों आकृतियों के ठीक नीचे 13 अप्रैल 1919 की तारीख वाला कैलेंडर का एक पन्ना भी है। 13 अप्रैल कोई आम दिन नहीं था, बैसाखी का दिन था। और जलियांवाला बाग में जो लोग आ रहे थे वो आम लोग थे जो अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो हम सब जानते हैं। हम अब इस डेक की 5वीं और अंतिम स्लाइड पर आ गए हैं। इसका शीर्षक है घटना और खौफनाक प्रतिक्रिया। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना, विश्लेषण करना हमेशा मुश्किल होता है। मैं सहमत हूँ। इसके पॉइंट्स पढ़ते हुए एक अजीब सी सिहरन होती है। पहला पॉइंट, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा चल रही थी। दूसरा पॉइंट,
तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने बाघ के निकास मार्ग को बंद करवा दिया। ये दूसरा पॉइंट एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे निकास मार्ग को बंद कर देना एक सुनियोजित कृत्य था। अगर किसी का मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना होता तो वो बाहर निकलने का रास्ता क्यों बंद करता? वही तो। और तीसरा पॉइंट और भी भयानक है। बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाना। बिना किसी चेतावनी के। जनरल डायर का इरादा शांति व्यवस्था कायम करना था ही नहीं, उसका इरादा था एक खौफनाक उदाहरण सेट करना ताकि कोई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सके। एक शांतिपूर्ण जनसभा का सामना बिना चेतावनी के अंधाधुंध गोलियों से करना सत्ता के चरम दुरुपयोग को दर्शाता है। इस स्लाइड का जो विजुअल है वो बहुत ही डरावनी और गहरी तस्वीर है। ये ईंटों की एक अंधेरी दीवार है और एक बंद मेहराब या आर्चवे है। वही निकास मार्ग है जिसे बंद कर दिया गया था। मौत का फंदा। हाँ। और उस दीवार पर गोलियों के निशान हैं, बुलेट होल्स, जिनसे खून के छींटे दिख रहे हैं। ये कोई आम तस्वीर नहीं है। सोचकर देखिए, एक बंद मैदान, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बाहर निकलने का रास्ता बंद, सामने बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे। ये किसी साम्राज्य की बहादुरी नहीं थी, ये एक हत्याकांड था। वो गोलियों के निशान सिर्फ उस दीवार पर नहीं लगे थे, वो पूरे देश की चेतना पर लगे थे। तो हमारे सामने जो ये सामग्री है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उनका एक बहुत ही प्रामाणिक संकलन है। तो चलिए सीधे पहली स्लाइड पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस अधिवेशन, एक ऐतिहासिक दृष्टि। और इस पहली स्लाइड का जो विजुअल है ना, वो मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है। हाँ, इस पूरे संकलन की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली दृश्य से होती है। मतलब अक्सर इतिहास को केवल तारीखों में समेट दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो पहला चित्र है, यही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। हाँ, इसमें एक तरफ एक बड़ी सी गोल मेज है, उसके चारों ओर कुछ बहुत ही गंभीर राजनेता बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के उच्च स्तरीय अधिवेशनों और कूटनीति को दर्शाते हैं। बंद कमरों वाली चर्चाएं। सही कहा। और उसी चित्र के दूसरे हिस्से में एक बिल्कुल अलग नजारा है। महात्मा गांधी हाथ में लाठी लिए अपने अनगिनत अनुयायियों के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा है, जमीनी जन आंदोलनों का प्रतीक। हाँ, तो मतलब क्या ये कहना सही होगा कि ये चित्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दो अलग अलग रणनीतियों को एक साथ दिखा रहा है? बिल्कुल। और यही इस पहली स्लाइड का सबसे दिलचस्प पहलू है। भारत की आजादी मतलब केवल बंद कमरों में बैठकों से नहीं मिली, और ना ही केवल सड़कों पर प्रदर्शन करने से। ये इन दोनों रणनीतियों का एक अनोखा संगम थी। एक तरफ सड़कों पर जनता का दबाव और दूसरी तरफ मेंस पर कूटनीति। एकदम सही। और ये डेक स्पष्ट करता है कि ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक तथ्यों का खजाना है। तो चलिए इसी के साथ दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन 1931 से 1946। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइमलाइन है। हाँ, सबसे पहले 1931 से 1936 के दौर पर नजर डालते हैं। स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट है 1931 का कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और इसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी गई थी। फिर आता है 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, जहां नेली सेनगुप्त अध्यक्ष थी। हाँ, और उसके बाद 1936 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन मैं यहाँ एक मिनट रुकना चाहूंगी। ये जो 1931 का गांधी इरविन पैक्ट है, हाँ, ये ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि कांग्रेस के पूरे अधिवेशन में इसे मंजूरी देनी पड़ी? देखिए, इससे समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को देखना होगा। ये पैक्ट कोई सामान्य प्रशासनिक समझौता नहीं था। अच्छा। आसान भाषा में समझे तो ये पहली बार था जब ब्रिटिश साम्राज्य, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता था ना, हाँ, वो कांग्रेस के साथ एक समान या बराबरी के स्तर पर बैठकर बात कर रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतना दबाव था कि वायसराय को झुकना पड़ा। मतलब ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। बिल्कुल। कराची अधिवेशन में से मंजूरी मिलने का मतलब था कि कांग्रेस अब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई थी। कमाल है। अब इसी स्लाइड के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ग्रामीण अधिवेशन एवं बोस का नेतृत्व
1937 से 1939। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, यहाँ 1937 के फैजपुर अधिवेशन का जिक्र है जो महाराष्ट्र में हुआ था। ये खास इसलिए था क्योंकि ये किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन आता है जो गुजरात में हुआ। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। हाँ, और इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। और इसके ठीक बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ मैं एक बात जोड़ दूं जी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि SSC MTS 2023 में ये सीधे तौर पर पूछा गया था। अच्छा, त्रिपुरी संकट वाला सवाल। हाँ, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो चुने गए लेकिन बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। पर मैं ये सोच रही थी कि कांग्रेस अचानक शहरों से निकलकर गांव की तरफ क्यों जाने लगी और ये त्रिपुरी का विवाद क्या था? अगर हम इन चीजों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस का गांव की तरफ मुड़ना उनके परिपक्व होने का संकेत था। कैसे? नेतृत्व समझ चुका था कि भारत की असली ताकत शहरों में नहीं, गांवों में है। किसानों के बिना कोई जन आंदोलन सफल नहीं हो सकता। सही बात है। और जहां तक त्रिपुरी की बात है, जहां सुभाष बाबू को इस्तीफा देना पड़ा, वो दरअसल वैचारिक मतभेद था। लेफ्ट और राइट विंग का टकराव। बिल्कुल। किसी भी परिपक्व संगठन में भविष्य की रणनीति को लेकर मतभेद होना बहुत स्वाभाविक है। ये दिखाता है कि संगठन में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा था। बहुत ही शानदार नजरिया है। अब स्लाइड के तीसरे हिस्से पर चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व के अंतिम अध्यक्ष 1940 से 1946। आजादी से ठीक पहले का दौर। हाँ, 1940 में रामगढ़ झारखंड में अधिवेशन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने और स्लाइड के मुताबिक वे लगातार 6 वर्षों तक इस पद पर रहे। क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। बिल्कुल, अधिवेशन हो ही नहीं पाए। और फिर 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। हाँ, और यही वो अध्यक्ष थे जो भारत की आजादी के समय भी इस पद पर आसीन थे। मौलाना आजाद का 6 साल तक अध्यक्ष रहना उस समय के वैश्विक संकट को दिखाता है। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। सारे बड़े नेता जेल में थे। हाँ, एक स्थिर नेतृत्व की बहुत जरूरत थी। और फिर 1946 में सत्ता हस्तांतरण के उस जटिल दौर में आचार्य कृपलानी का होना, ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल। चलिए अब बिना देर किए तीसरी स्लाइड पर चलते हैं। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग 1905 से 1908। ये स्लाइड हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। हाँ, और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा दिखाया गया है। बंगाल को 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाया गया है। ये नक्शा केवल जमीन के टुकड़ों का नहीं है, ये उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी का और अंग्रेजों की सबसे कुटिल चाल का प्रतीक है। बिल्कुल। तथ्य यहाँ साफ साफ लिखे हैं। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। हालांकि यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जो छात्र SSC CPO 2022 जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान दें कि कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में ये तारीख 20 जुलाई भी मिलती है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अंग्रेजों का तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल को बांटना जरूरी है, जो कि पूरी तरह से एक बहाना था। बिल्कुल। स्लाइड में भी स्पष्ट है कि मुख्य कारण बंगाल में उठ रही राष्ट्रीय चेतना को कुचलना था और इसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ये सबसे बड़ा उदाहरण था। हाँ, और उसी के जवाब में इसी स्लाइड के दूसरे हिस्से में स्वदेशी आंदोलन और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया का जिक्र है। स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से 1905 में इसकी शुरुआत हुई और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। ये जो सांस्कृतिक प्रतिक्रिया थी ना, ये बहुत गहरी थी। एक राजनीतिक फैसले ने, मतलब विभाजन ने, एक इतने बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म दे दिया। लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे। हाँ, ये सिर्फ बहिष्कार नहीं था, ये अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने का एक बौद्धिक जागरण था। बहुत सही कहा। लेकिन इसी बीच स्लाइड के अंतिम हिस्से में एक और बड़ी घटना दर्ज है, मुस्लिम लीग की स्थापना। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। SSC MTS 2023 में यह तथ्य पूछा जा चुका है। बिल्कुल। और 1908 के अमृतसर अधिवेशन में इसी लीग ने
पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी? अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक विचार था। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर समाज को धर्म के आधार पर बांटने की चाल थी। 1905 से 1908 के ये 3-4 साल ना, ये भारत के भविष्य का नक्शा बदलने वाले थे। जहां एक तरफ स्वदेशी आंदोलन से एकता बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विभाजन के बीज भी बोए जा रहे थे। एकदम सही। चलिए अब चौथी स्लाइड पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां और गांधी युग का प्रारंभ। इस स्लाइड का जो विजुअल है वो विश्व मानचित्र है। हाँ, और इसमें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से लेकर कनाडा तक एक रेखा खींची गई है। अक्सर हम स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ भारत के अंदर देखते हैं जी, पर यहाँ विदेशों में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों की बात है। आजादी की लड़ाई सिर्फ भारत की सीमाओं के भीतर नहीं लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। सबसे पहला जिक्र है गदर पार्टी का। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना द्वारा सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई। जो लोग एसएससी, सीजीएल या जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं जी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसके बाद है कामागाटामारू प्रकरण जो 1914 में हुआ। स्लाइड के अनुसार कुछ भारतीयों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगने के कारण ये आंदोलन खड़ा हुआ। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में आ चुका है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? कि कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध से भारत की आजादी का क्या लेना देना था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। देखिए, कामागाटामारू एक जापानी जहाज था। हाँ, पंजाब के लोग उसमें सवार होकर कनाडा जा रहे थे। हाँ, जब उन्हें वहां उतरने नहीं दिया गया, हाँ, तो प्रवासियों को ये बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि जब तक उनका अपना देश गुलाम है, दुनिया में कहीं भी उन्हें समानता या सम्मान नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा प्रभाव था। बिल्कुल। प्रवासी भारतीय अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी का माहौल तैयार कर रहे थे। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बीच स्लाइड का अगला हिस्सा गांधी युग के आरंभ की बात करता है। हाँ, 1919 से 1947 तक का समय। गांधी जी की प्रारंभिक पृष्ठभूमि। हाँ, जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर में। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से विवाह। एसएससी, एमटीएस और सीजीएल में ये बेसिक तथ्य भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। फिर उनके दक्षिण अफ्रीका प्रवास की बात है। 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने वो डबन गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। हाँ, और वापसी पर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ये जो गोखले जी वाला तथ्य है, ये एसएससी जीडी 2023 में आ चुका है। गोखले जी ने ही उन्हें सलाह दी थी कि शुरुआत में सीधे राजनीति में मत उतरना, पहले पूरे भारत का भ्रमण करना। बिल्कुल, जमीनी हकीकत को समझना। और उन्होंने उस हकीकत को कैसे समझा, ये इस प्रेजेंटेशन की 5वीं और आखिरी स्लाइड में बहुत अच्छे से बताया गया है। गांधी जी के प्रारंभिक कार्य और भारत में प्रथम आंदोलन। हाँ, और इसका विजुअल बहुत ही सांकेतिक है। सीढ़ियों का एक चित्र जो ऊपर की ओर जा रहा है, क्रमिक विकास का प्रतीक। बिल्कुल। स्लाइड में बताया गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। और एक और दिलचस्प बात है, गांधी जी को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। ये अक्सर लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, कि जो इंसान आजादी की लड़ाई लड़ने वाला है, वो अंग्रेजों की मदद क्यों कर रहा था? असल में शुरुआती दौर में गांधी जी को ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर थोड़ा भरोसा था। उन्हें लगा कि अगर युद्ध में हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो बदले में हमें अधिकार मिलेंगे। पर बाद में उनका ये भ्रम टूट गया। बिल्कुल। फिर स्लाइड में उनके आश्रम की बात है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना। और फिर आता है सबसे ऐतिहासिक पल, भारत में उनके सत्याग्रह का पहला प्रयोग। 1917 का चंपारण। हाँ, 1917 में चंपारण, बिहार में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर वे किसानों की समस्याएं सुनने वहां गए थे। राजकुमार शुक्ल की वो जिद ही थी जिसने भारत को उसका सबसे बड़ा जननेता दिया। बिल्कुल। और चंपारण की सफलता के बाद तो जैसे सीढ़ियों का सफर शुरू हो गया। स्लाइड का आखिरी हिस्सा सफल किसान एवं मजदूर आंदोलन पर है। 1917 और 18 का दौर। हाँ, 3 प्रमुख आंदोलन। पहला चंपारण किसान आंदोलन, दूसरा खेड़ा का किसान आंदोलन और तीसरा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। एसएससी CHSL 2023 में इसका क्रम पूछा गया था। हाँ,
तो ये तीनों आंदोलन इतने खास क्यों थे? अगर हम इन तीनों को सीढ़ियों वाले चित्र से जोड़ें तो ये वास्तव में वो पहली 3 सीढ़ियां थी जिन्होंने गांधी जी को एक राष्ट्रीय और सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित किया। किसानों और मजदूरों को पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया। एकदम सही। ये स्लाइड प्रमुख वाइसराय और उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के पहले भाग पर केंद्रित है। जी। इसमें सबसे पहला नाम है लॉर्ड रिपन का और साल दिया है 1881। हाँ, बहुत अहम साल। यहाँ लिखा है कि 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और प्रथम कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया। जी। अब मैं सोच रही थी, जरा सोचिए 1881 के दौर में जब ना तो पक्की सड़कें थी और न ही संचार के कोई आधुनिक साधन थे। हाँ। तब पूरे भारत की आबादी को गिनना अपने आप में कितना बड़ा एकदम लॉजिस्टिक नाइटमेयर रहा होगा। अरे ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझे ना, तो अंग्रेज ये सब हमारी भलाई के लिए नहीं कर रहे थे। अच्छा। देखिए, नियमित जनगणना शुरू करने का सीधा सा मतलब ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब भारतीय आबादी, उसकी जनसांख्यिकी, जातियों और संसाधनों का एक पक्का डेटाबेस बनाना चाहता था, ताकि वो प्रशासन और नियंत्रण को और कड़ा कर सकें। बिल्कुल। वहीं जो प्रथम कारखाना अधिनियम था, उसने औद्योगिक श्रम के क्षेत्र में कुछ नियम तय किए, जैसे बालकों के काम करने के घंटे तय हुए। ये तो सुनने में एक सुधार लगता है। लेकिन असल में ये भारत में उभर रहे औद्योगिक परिदृश्य को ब्रिटिश सांचे में ढालने की एक शुरुआत थी, जिसने अनजाने में ही सही आगे चलकर भारत में श्रमिक आंदोलनों की नींव भी रख दी। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, इसी स्लाइड में ठीक इसके बाद लॉर्ड डफरिन का जिक्र आता है। हाँ, डफरिन 28 दिसंबर 1885 को इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बारे में तो खैर हम आगे के स्लाइड्स में बहुत गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि डफरिन के समय में एक ऐसा मंच बन गया जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा ही मोड़ दी। निसंदेह कांग्रेस की स्थापना उस दौर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डफरिन को शायद ये लगा होगा कि ये पढ़े लिखे भारतीयों का एक छोटा सा समूह है जो साल में एक बार मिलकर अपनी भड़ास निकाल लेगा। एक सेफ्टी वाल्व की तरह। एकदम सही शब्द, सेफ्टी वाल्व। लेकिन ये एक विचार की शुरुआत थी, एक ऐसा ढांचा जिसने पहली बार मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को एक राष्ट्रीय पहचान के नीचे ला खड़ा किया। क्या बात है। लेकिन इसके बाद जो नाम स्लाइड पर है ना, उसने पूरे देश में मानो आग ही लगा दी। आप कर्जन की बात कर रहे हैं? हाँ, लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। यहां 1905 के बंगाल विभाजन को उनके समय की सबसे प्रमुख घटना बताया गया है। जी, एक बात बताए, कर्जन ने उस समय दुनिया के सामने ये तर्क दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका बंटवारा जरूरी है। हाँ, यही कहा था उन्होंने। तो क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई थी, या ये 100% सिर्फ हिंदू और मुस्लिम आबादी को बांटने की एक कुटिल चाल थी? देखिए, अगर आप उस समय के बंगाल के आकार को देखें तो हाँ, वो एक बहुत बड़ा प्रांत था, ये सच है। लेकिन कर्जन का जो डिजाइन था, जिस तरीके से लाइन खींची गई, वो विशुद्ध रूप से बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा था। उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का एक नर्व सेंटर बन चुका था। सबसे प्रखर बौद्धिक और राजनीतिक आवाजें वहीं से उठ रही थीं। तो उनका असली मकसद उस एकजुट आवाज को तोड़ना था? बिल्कुल। हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल में बांटकर उसे कमजोर करना था। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह दांव उल्टा पड़ गया। हाँ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। जी, इस विभाजन ने लोगों को तोड़ने के बजाय एक कर दिया, और इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उसने पूरे देश में ब्रिटिश विरोधी लहर दौड़ा दी। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक गलत फैसले ने पूरे देश को जगा दिया। खैर, इसी श्रृंखला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय का नाम आता है। जी, स्लाइड के अनुसार 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन इन्हीं के समय हुआ। हाँ? एक ही दशक में इतने सारे विभाजन, समाज बट रहा था, राजनीति बट रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा परिदृश्य बहुत तेजी से उबल रहा था। ये दौर भारतीय राजनीति के ध्रुवीकरण का दौर था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने स्वतंत्रता संग्राम में एक असमानांतर राजनीतिक धारा को जन्म दिया, जिसका असर हम आगे चलकर 1947 में देखते हैं। और 1907 का सूरत विभाजन। जहां तक सूरत विभाजन की बात है, तो ये अंग्रेजों ने नहीं किया था। ये भारतीयों का आपस में वैचारिक टकराव था।
अच्छा। कांग्रेस के भीतर एक नरम दल था जो याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखता था, और एक गरम दल था जो सड़कों पर उतरकर हड़ताल और बहिष्कार के जरिए सीधे तौर पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देना चाहता था। तो सूरत में यही वैचारिक मतभेद खुल के सामने आ गया बिल्कुल। और कांग्रेस दो फाड़ हो गई। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। चलिए अब स्लाइड 3 की ओर बढ़ते हैं, जो वायसरायों के कार्यकाल के दूसरे भाग का विश्लेषण करती है। यहाँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जिक्र है 1916 से 1921। जी। इनके समय में 1919 का रॉलेट एक्ट पारित हुआ और जलियांवाला बाग का दर्दनाक हत्याकांड हुआ। जब मैं रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ती हूँ तो एक वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। हाँ, ये बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त। ये सुनकर आज भी सेहरन होती है मुझे। बिल्कुल, और सेहरन होनी भी चाहिए। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सत्ता के क्रूरतम चेहरों में से एक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को लगा था कि अंग्रेजों का साथ देने के बदले उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन मिला क्या? रॉलेट एक्ट। जी, जिसने ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार दे दिया कि वो किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है। ये बुनियादी नागरिक अधिकारों की सरेआम हत्या थी। और जब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध हुआ तो जलियांवाला बाग में जो गोलियां चली, उसने सिर्फ निहत्थों की जान नहीं ली, उसने ब्रिटिश न्याय और नैतिकता पर से भारतीयों के बचे खुचे विश्वास को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। बिल्कुल। यहां से जो आक्रोश उपजाना, उसने आंदोलन को एक नया ही रूप दे दिया। और उस नए रूप की झलक हमें अगले वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के कार्यकाल में दिखती है, जो 1926 से 1931 तक रहे। हाँ, इस स्लाइड में 1928 में साइमन कमीशन का आना और 1930 का दांडी मार्च प्रमुख रूप से दर्ज हैं। मैं दांडी मार्च पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी बताइए। इतने सारे अन्यायपूर्ण कानून थे, इतने सारे भारी भरकम टैक्स थे, लेकिन महात्मा गांधी ने विरोध के लिए नमक को ही क्यों चुना? मतलब एक मुट्ठी नमक ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कैसे हिला दी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, नमक का चुनाव राजनीतिक संचार का एक पूर्ण मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? अगर गांधी जी भूमिकर या किसी जटिल प्रशासनिक कानून का विरोध करते तो शायद एक आम गरीब किसान या मजदूर खुद को उससे नहीं जोड़ पाता। समझ रही हूँ। लेकिन नमक अमीर की थाली में भी था और उस गरीब की सूखी रोटी पर भी, जिसके पास और कुछ नहीं था। प्रकृति द्वारा मुफ्त दी गई इस चीज पर टैक्स लगाना और भारतीयों को अपना ही नमक बनाने से रोकना ब्रिटिश क्रूरता का सबसे विभत्स प्रतीक था। एकदम सही। जब गांधी जी ने समुद्र तट पर जाकर एक मुट्ठी नमक उठाया तो वो सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ रहे थे, वे हर एक भारतीयों को ये बता रहे थे कि अब हम अंग्रेजों के इस अन्यायी तंत्र को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। क्या बात है, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार था। इसके बाद स्लाइड में लॉर्ड लिन लिथगो का उल्लेख है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इनके समय की सबसे बड़ी घटनाएं बताई गई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया भर के भू राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिए थे। हाँ, अंग्रेज युद्ध में फंसे हुए थे ना। बिल्कुल, ब्रिटिश साम्राज्य युद्ध के मोर्चों पर बुरी तरह फंसा हुआ था और उसकी आर्थिक और सैन्य कमर टूट रही थी। इस वैश्विक संकट और भारत के भीतर लगातार बढ़ती बेचैनी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहां से पीछे लौटना असंभव था। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बस एक और हड़ताल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कोई साधारण हड़ताल या विरोध नहीं था। ये एक निर्णायक उद्घोष था। ये स्पष्ट संदेश था कि अब गोलमेज सम्मेलनों या डोमिनियन स्टेटस की चर्चाओं का समय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। और अंततः इस स्लाइड का आखिरी बिंदु लॉर्ड माउंटबैटन पर है। जी। 3 जून 1947 को माउंटबैटन योजना सामने आई, जिससे भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये इतिहास का वो मुकाम है जिसे हम एक कड़वी जीत कह सकते हैं। कड़वी जीत। हाँ, एक तरफ सदियों की दास्ता के बाद खुली हवा में सांस लेने की असीम खुशी थी, तो ठीक उसी समय विभाजन का वो गहरा, कभी न भरने वाला घाव भी था। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। बिल्कुल। आजादी की कीमत उपमहाद्वीप को अपने भूगोल, अपने समाज और लाखों लोगों की जान की बलि देकर चुकानी पड़ी। यह हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक सत्ता के फैसलों का आम इंसानों के जीवन पर कितना गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। बहुत सही कहा आपने। ठीक है, आइए अब इस डेक की स्लाइड 4 पर चलते हैं। चलिए। राजनीतिक सत्ता और संघर्ष की बातों से थोड़ा हटकर ये स्लाइड हमें समाज के अंदर ले जाती है।
यहाँ ब्रिटिश कॉलोनी महत्वपूर्ण संस्थाओं और उनके संस्थापकों के बारे में बताया गया है। ये बहुत अहम हिस्सा है। शुरुआत होती है राजा राम मोहन राय से, जिन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब यहाँ मुझे एक बात सोचकर बड़ी हैरानी होती है। क्या? कि जब देश गुलाम था तब ये लोग समाज सुधार पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? क्या पहला लक्ष्य अंग्रेजों को भगाना नहीं होना चाहिए था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं, उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी। मतलब वो आगे का सोच रहे थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि कोई भी राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक बेमानी और खोखली है जब तक कि समाज खुद अपने अंदर के अंधविश्वासों, सती प्रथा और जाति व्यवस्था जैसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। समझी। अगर आपका समाज अंदर से सड़ा हुआ और बटा हुआ है तो आप एक बाहरी दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं ने समाज को बौद्धिक और तार्किक रूप से आजाद करने का बीड़ा उठाया। यह राजनीतिक आजादी की एक तरह से प्री कंडीशन या पूर्व शर्त थी। ये बात अब बहुत स्पष्ट हो गई है। और इसी दिशा में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले का काम जमीनी स्तर पे बदलाव ला रहा था। स्लाइड के अनुसार 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जी हाँ, सत्यशोधक समाज का सीधा सा अर्थ है सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे निचले तबके, शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को ब्राह्मणवादी शोषण और अज्ञानता से मुक्त कराना था। यह सिर्फ एक सुधार आंदोलन नहीं था, यह सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक बेहद मजबूत और जरूरी आवाज थी, जिसने हाशिए पर पड़े लोगों को उनके अधिकारों का एहसास दिलाया। बिल्कुल, उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके भी इंसान होने के कुछ बुनियादी अधिकार हैं। बहुत खूब। इस स्लाइड में आगे 1875 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। हाँ, दो बड़ी घटनाएं। जी, इसी साल स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के तहत मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की नींव रखी। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें ना, तो इनके काम करने के तरीके अलग थे, लेकिन औजार एक ही था, शिक्षा और जागरूकता। दोनों शिक्षा पर जोर दे रहे थे। जी, आर्य समाज जहां वैदिक ज्ञान की ओर लौटने, छुआछूत मिटाने और समाज में एक नई ऊर्जा भरने पर जोर दे रहा था, वहीं अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम समुदाय में फैली रूढ़िवादिता को तोड़कर उन्हें आधुनिक, वैज्ञानिक और अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहा था। मतलब दोनों का अंतिम लक्ष्य समाज को मजबूत करना था। एकदम सही। दोनों ही ये समझ चुके थे कि एक शिक्षित, तार्किक और सुधारवादी समाज ही आने वाले समय की चुनौतियों का सामना कर सकता है। अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं, जहां संस्थाओं की ये सूची आगे बढ़ती है। 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। जी। और फिर 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना। यहाँ आकर हम दो बिल्कुल अलग धाराओं को एक साथ बहते हुए देखते हैं। बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक तरफ रामकृष्ण मिशन जो अध्यात्म और मानव सेवा की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ अभिनव भारत जो एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था। यही तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती और जटिलता है। यह कोई एक सीधी रेखा में चलने वाला आंदोलन नहीं था। बिल्कुल। एक तरफ रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं युवाओं में आध्यात्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्र प्रेम की गहरी चेतना जगा रही थीं, और दूसरी तरफ अभिनव भारत जैसे संगठन इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अंग्रेजी सत्ता बहरी हो चुकी है। उन्हें लगता था कि शांतिपूर्ण तरीकों से कुछ नहीं होगा। हाँ, उनका मानना था कि आजादी सिर्फ शांतिपूर्ण अपीलों से या प्रार्थना पत्रों से नहीं मिलेगी। इसके लिए सशस्त्र क्रांति, शक्ति प्रदर्शन और खून बहाने की जरूरत है। ये दोनों ही धाराएं अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ रही थीं। इसी स्लाइड में 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना का जिक्र है, जिस पर हमने पहले भी थोड़ी बात की थी। जी। लेकिन इसके बाद 1913 की एक एंट्री मुझे बहुत रोचक लगती है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। हाँ, गदर आंदोलन। जो चीज मुझे इसमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि गदर पार्टी भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा बनाई गई थी। ये बहुत अनोखा है।
गदर पार्टी का इतिहास हमें ये बताता है कि आजादी की ये तड़प केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर तक सीमित नहीं थी। जो भारतीय मजदूरी करने या बेहतर जीवन की तलाश में उत्तरी अमेरिका गए थे, उन्हें वहां रंगभेद और दोयम दर्जे के व्यवहार का सामना करना पड़ा। तो उन्हें वहां भी समानता नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। उन्हें समझ आ गया कि जब तक उनका देश गुलाम है, दुनिया में कहीं भी उनकी इज्जत नहीं होगी। इसलिए उन्होंने गदर पार्टी बनाई। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का सबूत है कि आज की तरह उस दौर में भी भारतीय डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर मातृभूमि के लिए हथियार उठाने और धन जुटाने का काम कर रहे थे। और स्लाइड का अंतिम बिंदु है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जो कांग्रेस के भीतर के गहरे वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है। जी। अब इन सब सामाजिक और राजनीतिक हलचलों के बीच चलिए स्लाइड 6 की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन ऐतिहासिक अधिवेशनों के अंदर चलते हैं जहां असल में राजनीति का मंच सज रहा था। चलिए। 1885 का बंबई अधिवेशन, व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष थे। लेकिन इस स्लाइड में एक आंकड़ा है जो मुझे हैरान करता है। कौन सा आंकड़ा? इसमें लिखा है केवल 72 प्रतिनिधि। जरा सोचिए, आज के समय में किसी मोहल्ले की मीटिंग में इससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। आज के नजरिए से देखें तो 72 बहुत छोटी संख्या लगती है, ये सच है। लेकिन 1885 की परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। हाँ, उस समय संचार के साधन नहीं थे। बिल्कुल। भारत जैसे विशाल देश में, जहां संचार के नाम पर सिर्फ तार और कुछ धीमी ट्रेनें थीं, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले 72 प्रभावशाली लोगों का एक जगह एक मंच पर राष्ट्र के नाम पर इकट्ठा होना अपने आप में एक चमत्कार था। ये तो है। ये उस विशाल इमारत की पहली ईंट थी जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को ढहाने वाली थी। सही कहा आपने। इसके बाद 1896 का कलकत्ता अधिवेशन आता है, जिसकी अध्यक्षता रहीमुल्ला एम सयानी ने की थी। जी। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम गाया था। ऐतिहासिक पल। और फिर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जहां दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग किया गया। जी। एक गीत और एक शब्द। ऐसा लगता है जैसे इन अधिवेशनों ने आंदोलन को उसकी आवाज दे दी थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, शब्दों और प्रतीकों में ना असीम शक्ति होती है। वंदे मातरम ने पहली बार भारत को सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से हटाकर एक मातृभूमि के रूप में देखने की सांस्कृतिक और भावनात्मक चेतना जगाई। और 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट संकेत था कि अब भारत के लोगों की राजनीतिक भूख बढ़ चुकी थी। अब वे केवल अंग्रेजों से कुछ रियायतें या अच्छी नौकरियों की मांग नहीं कर रहे थे, वे अपना राज मांग रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इसके अगले साल 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष थे, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। हाँ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसके बाद स्लाइड में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का जिक्र है, जहां पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे और यहां पहली बार जन गण मन गाया गया। जी। ये अधिवेशन सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने की जगह नहीं रह गए थे। ऐसा लगता है ये भारत की अस्मिता और संस्कृति को गढ़ने के आयोजन बन गए थे। बिल्कुल। 1907 के विभाजन ने आंदोलन को कुछ समय के लिए धीमा जरूर किया, लेकिन 1911 में जन गण मन का गान इस बात का प्रतीक था कि लाख राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में भारत का स्वर आकार ले रहा था। आइए इसी कड़ी में स्लाइड 7 पर चलते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी। एकीकरण हुआ। जी, नरम दल और गरम दल का फिर से एकीकरण हो गया। यह एकीकरण समय की सबसे बड़ी मांग थी। 1907 के सूरत विभाजन से जो राजनीतिक शून्यता आई थी और अंग्रेजों ने उसका जो फायदा उठाया था, ये उसकी भरपाई थी। और इसमें तिलक और एनी बेसेंट का बड़ा रोल था। एकदम सही। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों धड़े समझ चुके थे कि एक विभाजित कांग्रेस कभी भी ब्रिटिश हुकूमत से अपनी मांगें नहीं मनवा सकती। इसके बाद के अधिवेशनों की एक बहुत ही खास बात जो इस स्लाइड में दिखती है, वो है महिलाओं का नेतृत्व। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और फिर 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जी। 1910 और 1920 के दशक में, जब दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में महिलाएं केवल वोट डालने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थीं,
भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। ये कमाल की बात है। ये तथ्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील कदम था। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, ये समाज को एक कड़ा संदेश था कि भारत की आजादी की लड़ाई आधी आबादी को घरों में कैद रखकर नहीं लड़ी जा सकती। इन महिलाओं के नेतृत्व ने लाखों आम भारतीय महिलाओं को पर्दा छोड़कर सड़कों पर उतरने और आंदोलन का हिस्सा बनने का साहस दिया। बीच में यहाँ 1924 का बेलगाम अधिवेशन भी है, जो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। जी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऐतिहासिक अधिवेशन। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब तक जो स्वराज की बात हो रही थी वो यहाँ आकर पूर्ण स्वराज कैसे बन गया। ये भारतीय राजनीति का एक निर्णायक शिफ्ट था। 1929 तक आते आते ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन देने में भी आनाकानी कर रही है। साइमन कमीशन का विरोध भी हो चुका था। बिल्कुल। युवा वर्ग में बहुत बेचैनी थी। लाहौर के अधिवेशन ने रावी नदी के तट पर यह स्पष्ट कर दिया कि अब लक्ष्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब कोई समझौता नहीं। हाँ, अब हमें अंग्रेजों की छतरी के नीचे कोई सत्ता नहीं चाहिए। अब हमें पूरी तरह से 100% अपना देश वापस चाहिए। शानदार। अब हम स्लाइड 8 पर आते हैं। ये स्लाइड मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। उपाधियों वाली स्लाइड। जी, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रसिद्ध उपनाम और उपाधियों के बारे में है। हम बचपन से ये नाम सुनते आ रहे हैं। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। जी। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच राजनीतिक तरीके को लेकर बहुत गंभीर मतभेद थे। हाँ, बिल्कुल थे। फिर भी नेताजी ने ही उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। ये बहुत बड़ी बात है। यही तो उस दौर के नेतृत्व की महानता थी। देखिए, वैचारिक मतभेद का मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता था। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि भले ही उनका रास्ता सशस्त्र संघर्ष का है, लेकिन पूरे भारत की जनता को एक सूत्र में पिरोने का जो काम गांधी जी ने किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। आजाद हिंद रेडियो से अपने प्रसारण में जब बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा तो वो उस महामानव के प्रति उनका सर्वोच्च सम्मान था। इसी तरह वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। ये जमीनी स्तर के नेतृत्व का क्या शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। पटेल जी ने बारडोली सत्याग्रह में जिस तरह से किसानों को संगठित किया और ब्रिटिश सरकार को लगान कम करने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद वहां की स्थानीय जनता और विशेषकर महिलाओं ने उन्हें अपना सरदार यानी सच्चा नेता मान लिया। मतलब ये जनता ने दिया था? हाँ, यह उपाधि किसी रानी या राजा के दरबार से नहीं मिली थी। ये जनता के पसीने और संघर्ष से उपजी उपाधि थी। इस स्लाइड में आगे खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा गया है जी। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है। साथ ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, भगत सिंह को शहीद आजम और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया है। जी। भगत सिंह के लिए शहीद आजम ये सिर्फ एक नाम नहीं लगता, ये एक पूरे राष्ट्र की भावना लगती है। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेना और उससे पहले अदालत को ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक मंच बना देना, बहुत बड़ी बात थी वो। भगत सिंह के इस बलिदान ने पूरे देश के युवाओं के खून में ऐसा उबाल ला दिया था जो किसी भी भाषण से मुमकिन नहीं था। ये उपाधि राष्ट्र की उस असीम कृतज्ञता का प्रतीक है। अब हम इस डेक की अंतिम और सबसे ऊर्जावान स्लाइड 9 पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ आजादी के दीवानों के प्रमुख वचन और नारे दिए गए हैं। मैं एक एक करके इन्हें पढ़ती हूँ। बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक का ये नारा सोए हुए भारत के गाल पर एक तमाचे की तरह था, जिसने सबको जगा दिया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम कोई अन्यायी मांग नहीं कर रहे हो। आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंग्रेज तुम्हें खैरात में देंगे, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साम्राज्यवाद का नाश हो। इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे। भगत सिंह का विजन बहुत साफ था। उनका मकसद सिर्फ गोरे अंग्रेजों को हटाकर भूरे भारतीयों को सत्ता सौंपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी शोषण मुक्त व्यवस्था बनाना था जहां किसान और मजदूर खुशहाल हों। ये नारा उसी गहरी क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस के ओजस्वी नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद।
बोस के ये नारे एक स्पष्ट सैन्य और आक्रामक दृष्टिकोण थे। वे जनता से कोई गोलमोल बात नहीं कर रहे थे, वे सीधा सौदा कर रहे थे। सर्वोच्च बलिदान दीजिए और मैं सुनिश्चित करूंगा कि देश आजाद हो। और जय हिंद तो खैर आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। महात्मा गांधी के अंतिम और सबसे निर्णायक आह्वान, करो या मरो और भारत छोड़ो। जरा गहराई से सोचिए, अहिंसा के सबसे बड़े पैरोकार जो हमेशा संयम की बात करते थे, उनका करो या मरो कहना ये बताता है कि 1942 में सब्र का बांध टूट चुका था। ये एक फाइनल अल्टीमेटम था कि अब हर भारतीय को खुद अपना नेता बनना होगा। और अंत में स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा, वेदों की ओर लौटो, जो उस समय के लोगों को ये विश्वास दिला रहा था कि हमारी अपनी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी और ज्ञानवान हैं। हमें किसी पश्चिमी सभ्यता से हीन भावना महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में जो विजुअल इस्तेमाल किया गया है ना, वो अपने आप में एक बहुत गहरी कहानी बयां कर देता है। हाँ, एक तरफ चरखा है और दूसरी तरफ गियर्स के साथ दुनिया का नक्शा। अगर गहराई से सोचें तो चरखा सिर्फ सूत काटने का एक साधारण सा लकड़ी का यंत्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस दौर में ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा, सादगी और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। अंग्रेजों के विशाल टेक्सटाइल उद्योग पर एक सीधा प्रहार। एग्जैक्टली, एक सीधा और शांत प्रहार। और ठीक इसी के समानांतर दूसरी तरफ जो घूमते हुए पहियों के साथ दुनिया का नक्शा दिखाया गया है, वो विश्व स्तर पर हो रही उन औद्योगिक और वैचारिक क्रांतियों का प्रतिनिधित्व करता है जो उस समय पूरी दुनिया की दिशा बदल रही थी। ये कंट्रास्ट वाकई बहुत शानदार है। मेरा मतलब है, एक तरफ चरखे की वो शांतिपूर्ण क्रांति और दूसरी तरफ गियर्स का शोर। ये साफ दिखाता है कि बात सिर्फ एक देश के भौगोलिक इतिहास की नहीं हो रही, बल्कि एक ग्लोबल शिफ्ट की हो रही है। ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत का ये स्वतंत्रता संग्राम किसी एकांत कमरे में या कहें कि आइसोलेशन में नहीं लड़ा जा रहा था। बिल्कुल, दुनिया भर में जो क्रांतियां हो रही थीं, उनका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा था। और इसके उलट भारत का जो अनोखा अहिंसक आंदोलन था, वो भी पूरी दुनिया के सामने विरोध का एक बिल्कुल नया उदाहरण पेश कर रहा था। इसी वैश्विक माहौल के बीच भारत के भीतर हालात कितने तनावपूर्ण हो रहे थे, ये दूसरी स्लाइड में साफ नजर आता है। हाँ, 1919 से लेकर 1922 तक का कालक्रम। शुरुआत होती है 1919 के रॉलेट एक्ट से, जिसे स्पष्ट रूप से काला कानून कहा गया। और इसका कारण भी बहुत साफ था। इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को ये असीमित अधिकार दे दिया था कि वो किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाल सकती है, बिना किसी दलील और बिना किसी वकील के सीधे सजा। हाँ, ये बुनियादी मानवाधिकारों का एक क्रूर हनन था। और इसी काले कानून ने उस भयानक चिंगारी का काम किया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल, इतिहास का सबसे काला दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी। लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर तब तक गोलियां चलवाईं जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गईं। इस घटना ने ब्रिटिश राज के तथाकथित न्यायपूर्ण चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। उस खौफनाक हत्याकांड के बारे में सोचकर आज भी सिहरन पैदा हो जाती है। और जाहिर है, इस बर्बरता का एक राष्ट्रव्यापी परिणाम होना ही था, जो कि हुआ। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बिगुल फूंक दिया। ब्रिटिश सरकार के हर संस्थान, स्कूलों, अदालतों का पूर्ण बहिष्कार। हाँ, और सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने आजादी की लड़ाई को ड्राइंग रूम की बहसों से निकालकर एक सच्चे जन आंदोलन में बदल दिया। किसान, मजदूर, छात्र सब जुड़ गए। लेकिन इसी कालक्रम का जो आखिरी हिस्सा है वो काफी विवादास्पद है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसक घटना घटी। पुलिस थाने में आग लगा दी गई और कई पुलिस वालों की जान चली गई। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस स्लाइड के मुताबिक इस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जब आंदोलन अपने बिल्कुल चरम पर था तो महज एक घटना के कारण इसे अचानक रोक देना, क्या ये एक बहुत बड़ा झटका नहीं था? ये सवाल उस समय के कई बड़े राजनेताओं के मन में भी था। कई युवा नेता बहुत निराश हुए थे। लेकिन गांधी जी के नजरिए से देखें
तो ये उनकी दूरदर्शिता थी। कैसे? उनका अहिंसा के प्रति रुख बेहद कड़ा था। वे जानते थे कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो ब्रिटिश सरकार को इसे बंदूकों के दम पर बेरहमी से कुचलने का एक वैध बहाना मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया? बिल्कुल नहीं। यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तीसरी स्लाइड की ओर बढ़ें तो जब मुख्य धारा का राजनीतिक आंदोलन धीमा पड़ गया, तब युवाओं के भीतर इंकलाब की आग ने एक नया और उग्र रूप ले लिया। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन? हाँ, 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी, उनका मानना था कि आजादी ताकत के बल पर छीननी होगी। और इसी लक्ष्य के लिए धन जुटाने के मकसद से 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। ये एक सोची समझी ट्रेन डकैती थी जिसका लक्ष्य ब्रिटिश खजाने पर कब्जा करना था। बिल्कुल, इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी, लेकिन पलटवार भी सख्त था। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी दे दी गई। पर उन बलिदानों ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। आगे बताया गया है कि 1928 में दिल्ली में संगठन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का नया नाम दिया गया। और ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। नहीं, ये विचारधारा में एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन था। वे एक ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे थे जहां संसाधनों का समान वितरण हो। इसी दौरान फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जो कि सबसे बड़ा अपमान था। साइमन गो बैक के नारे लगे और इसी विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया। युवा क्रांतिकारियों के लिए ये तय हो गया कि अब ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और इसी आक्रोश ने कांग्रेस को भी बदल दिया, जो चौथी स्लाइड में है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठी। अब लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता। और इसे हकीकत में बदलने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। कूटनीतिक मोर्चे पर भी काफी सरगर्मी थी। 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात सम्मेलनों में भागीदारी है। गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिया। बिल्कुल, वंचितों और शोषित वर्गों के हकों की आवाज उठाने के लिए। यह तथ्य भारत के भीतर चल रहे सामाजिक संघर्षों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी का परिणाम था सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ पूना समझौता, जिसने प्रांतीय विधानमंडलों में शोषित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। अब 5वीं स्लाइड पर आते हैं। अगस्त 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उनका प्रसिद्ध नारा करो या मरो, जो जनता के लिए एक सीधा अल्टीमेटम था। बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, पर आंदोलन आम जनता ने संभाला। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। स्लाइड में 3 नाम हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। इनका काम सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना था। और आखिरकार 3 जून 1947 की माउंट बिटनी योजना आई। आजादी मिली, लेकिन विभाजन के साथ। आजादी के समय के 2 रोचक तथ्य भी यहाँ हैं। उस समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज 6 थे और कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अब 6ठी स्लाइड में भारत से बाहर निकलकर वैश्विक मंच पर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बट गई थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ और 1945 तक चला। और इसका अंत बहुत खौफनाक था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उन दोनों बमों ने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। इसी डर के बीच 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना हुई। 7वीं स्लाइड में विश्व की महान क्रांतियों की बात है। 4 जुलाई 1776 अमेरिका की स्वतंत्रता और पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, बिना खून बहाए सत्ता हस्तांतरण। और वहीं से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई।
और फिर 1789 की फ्रांस की क्रांति लुई सोल्वे के शासनकाल में, जिसका नारा था समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। इस नारे ने पूरी दुनिया को बराबरी का विचार दिया और नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता माना गया। 8वीं स्लाइड, पुनर्जागरण। इटली से शुरुआत हुई और महान कवि दांते इसके अग्रदूत माने गए। यूरोप में एकीकरण की लहर भी आई। इटली का एकीकरण जोसेफ मेज़िनी द्वारा और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरा हुआ। 1917 की रूस के क्रांति के प्रमुख नेता लेनिन थे और स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना गया। चीन में 1911 की क्रांति के नायक डॉक्टर sun यat-sen थे। और एक बेहद रोचक तथ्य, विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में ही हुआ था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? 9वीं और अंतिम स्लाइड पर आते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी और पाकिस्तान शब्द गढ़ा था कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली में। और 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी, जो कि जलियांवाला बाग का बदला था। उसी साल गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे। दी इंडियन स्ट्रगल का उल्लेख, जिसने आजादी के संघर्ष को वैचारिक ऊर्जा दी। ये सभी स्लाइड सिर्फ तारीखें नहीं हैं। जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी, दुनिया भर की क्रांतियां समानांतर चल रही थीं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी। इस स्लाइड डेक से हमने जो बड़ी तस्वीर देखी है, वो आज की दुनिया की राजनीतिक सीमाओं और विचारधाराओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में छूट जाती है। जब हम 1789 के फ्रांस के समानता और स्वतंत्रता के नारे और 1929 के भारत के पूर्ण स्वराज की मांग को एक साथ देखते हैं, तो ये सोचना दिलचस्प हो जाता है कि क्या क्रांतियों के विचार भौगोलिक सीमाओं के मोहताज होते हैं या फिर आज़ादी की चाहत पूरी मानव जाति का एक साझा डीएनए है। बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी एक नए विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी। शुक्रिया। ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।